नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा बिहार लिए चलते हैं। बिहार विधानसभा परिसर से शराब की खाली बोतलें मिली है। इसने सनसनी फैला दी है। सियासत भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम के चैम्बर से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब की बोतलें कैसे मिल गई। जहां बैठे हैं वहीं शराब की बोतलें मिल रही हैं। सीएम को खुद आकर देखना चाहिए, वरना बाद में वे कहेंगे कि हमने तो देखा ही नहीं। ये अद्भुत और विचलित करने वाला तस्वीर हम लोगों के सामने आया। जांच इसकी नहीं हो रही कि बिहार विधानसभा के कैंपस में कैसे आई, पटना में कैसे आई, बिहार में कैसे आई, कितने जिला क्रॉस करके पटना में आई होगी। ये तो शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हम लोगों के सामने आई है। तो बिहार की बदनामी हो रही है और जवाबदेही किसकी थी, जिम्मेवारी किसकी थी। आखिर बॉर्डर से बिहार विधानसभा के कैंपस में कैसे आया और क्या क्या कार्रवाई की गई। ये सचिवालय है, बगल में पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर मुख्यमंत्री के 50 मीटर दूरी पर उनके मौजूदगी में ये शराब की बोतलें मिली हैं। तो इसमें तो सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। उनको तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस्तीफा दे दें। एम्बुलेंस जो कल मुख्यमंत्री फंड से अब बाबत बताइए उस योजना में, यानी हर जगह से सरकारी लोग इन्वॉल्व मिल रहे हैं, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व मिल रहे हैं। यही तो बात हम लोग कह रहे हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप आप पे लग रहे हैं, आरजेडी वाले पे। कहने का मतलब आरोप वो क्या लगाएंगे। बोतल लाके रख दिया विधानसभा परिसर में, जेडीयू के लोगों साजिश की बुआ रही है। अगर हम लोग बबलू ने आरोप लगाया आप लोगों पर, कोई भी बोर्ड फेलियर किसका है, फेलियर किसका है भाई। आप मतलब वो क्या बता रहे, कोई भी लाके रख सकता है। हम तो कल भी कहे थे कि आरोप हम ही लोग पे लगेगा, लेकिन आप तो अपनी ही सिक्योरिटी, अपने ही प्रशासन का फेलियर भी मान लिए कि बिहार विधानसभा में रख देगा। कहां से, नेपाल बॉर्डर से, नेपाल से लेके हम आ भी गए। अब बिहार विधानसभा में बोतल भी रख दिए विपक्ष के लोग। तो क्या कर रहे थे बताएं, वो क्या कर रहे थे। अरे ये लोग खुद जो लोग हैं, ये सब पे टिप्पणी हमको नहीं करना। हमारा सीधा सवाल गृह मंत्री से है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12,70,000 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सौगात दी है। स्टूडेंट्स के खातों में 458 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। सीएम योगी ने छात्रों के साथ संवाद किया। सीएम योगी ने स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। सीएम योगी ने छात्रों से संवाद करने के दौरान कहा कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक शुरू नहीं हो पाए और लेट एडमिशन की वजह से संख्या पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण छात्रवृत्ति अलग अलग भेजनी पड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि स्कॉलरशिप लेने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी। ये शासन के लिए प्रसन्नता की बात है। इसकी वजह से छात्र आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। देश सरकार ने लगभग 57 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी संख्या में हमारे स्कूल, कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, आईटीआई ऐसे थे जो प्रारंभ नहीं हो पाए थे और लेट एडमिशन के नाते संख्या हमारे पास पूरी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग अलग किस्त में भेजना पड़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपए आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहां लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहां पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहां पे वर्चुअली संवाद बनाया है। और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से
इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है, ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं, और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है, और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहर्निश प्रयास करती है। लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं, और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी, और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी, और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है। इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की। आगे रुक करते हैं। बलिया की बैरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने 500 ट्रैक्टरों के साथ बैरिया से बलिया मुख्यालय तक रैली निकाली। सुरेंद्र सिंह ने एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अपने बैरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। कहा कि अगर मैं अखिलेश यादव को न हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। 500 ट्रैक्टर के साथ आज बैरिया से लेकर के बलिया तक कुछ कर रहा हूं, और पूरे प्रदेश में संदेश दूंगा कि अखिलेश और मायावती का जो है भाजपा के चरित्र के सामने कुछ चलने वाला नहीं है, और उसका शुरुआत बैरिया विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख वोट से जीत करके दिखाऊंगा। यदि हिम्मत हो तो अखिलेश यादव बैरिया से धरती से आकर के चुनाव लड़ ले, यदि नहीं हरा दिया तो फिर जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा।
देखिए वो सब पेशेवर नेता है। राकेश टिकैत पेशेवर नेता है। उसको पैसा मिल रहा है, वो पैसा की राजनीति कर रहा है, व्यापार कर रहा है। राजनीति उसका पेशा नहीं, पेशा हो गया है, वो व्यापार कर रहा है। और सपा कांग्रेस के कहने पर वो किसान का आंदोलन चलाए हुए इतना बड़ा नेता जो अपने जनता के भावना का आदर करते हुए और व्हील भी वापस ले लिया, उसके बाद जो है आंदोलन करने का क्या उचित है? तोड़ के चलबाजी से चरित्रवान की लगोटी में दम होता है, उसके सामने कोई टिकता नहीं। जोगी जी के पास चरित्र और ईमान है, उधर बेईमान है, इधर ईमान है। तो ईमान के सामने बेईमान टिकने वाला नहीं है, वो बेईमान है, सब बेईमान है। अखिलेश बेईमान, टिकैत बेईमान, वो लोग जो है योगी और मोदी जी के चरित्र में कोई मिलने वाला इस देश में कोई नेता नहीं। वो अपने परिवार को ही संसार मान लिया है, परिवार को संसार मानना है। और एक तरफ हमारे नेता संसार को परिवार मान लिया है। तो संसार को परिवार मानने वाला नेता महान होता है, परिवार को ही अपना सब कुछ मान लेने वाला। सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में मौजूद हैं और रुद्रपुर में इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश में जोशी जी, कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश के अंदर खुले हो। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स, उसका सैटेलाइट सेंटर यहां पर खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगातार काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना है, हमारे यहां की जमरानी बांध परियोजना को भी, जो हमारे तराई भावर की लाइफ लाइन, चाहे वो पेयजल के लिए पानी की हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की हो, उन सभी में लोगों के काम आने वाला है। 55,000 से भी ज्यादा जो भूमि है, उस भूमि को सींचने का काम करेगा। उस जमरानी बांध परियोजना को भी हमारी स्वीकृति मिल गई है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। सड़कों के क्षेत्र में आप देखेंगे इस तरीके है। इसी प्रकार से हमारी सरकार लगातार कई सारी चीजों का आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महामारी में जो बच्चे हमारे अनाथ हुए, जिनको देखने वाला कोई नहीं रह गया, उन बच्चों के अभिभावक के रूप में अब सरकार काम करेगी। हमने उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं, जिसके से जिन बच्चों के माता पिता में से कोई भी नहीं रहे, तो मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए की व्यवस्था सरकार करेगी। ऐसे हमारी ऐसी बहनें जिनके प्रथम 2 बच्चों के पैदा होने पर हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। वो ऐसा किट जिनसे बच्चे के पैदा होने के बाद मां को और बच्चे को जो कपड़े चाहिए होते हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, उसमें मुझे से लेकर तमाम प्रकार के जो भी कपड़े होते हैं, उसमें खाने का होता है, वो सारा सामान उस महालक्ष्मी किट योजना में होगा। और पहले साल में हमने अब तक 16,000 लोगों को किट प्रोवाइड कर दिया है। यहां भी चल रहा होगा, कहां के सीओ साहब? बट रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू करी हैं। पिछले हमारा ध्येय है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए 4 महीने से थोड़ा ज्यादा समय मुझे हो गया है, और कम समय में ज्यादा काम करना मेरा ध्येय है। एक क्षण, एक पल बिना गवाए हुए लगातार हम फैसले ले रहे हैं। तक 500 से भी ज्यादा हमने फैसले ले लिए हैं। मैं एक एक करके बताना शुरू करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी स्कीम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। ये देश की आजादी के बाद कभी किसी ने इस दिशा में गौर नहीं किया, कभी किसी ने इस दिशा में सोचा नहीं कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार है तो उनका इलाज कैसे होगा, वो अपनी बीमारी को दूर कैसे कर पाएंगे, बीमारी में सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे, कैसे होगी उनकी सुरक्षा की गारंटी।
आपके स्वास्थ्य को लेकर किसी ने देने का काम किया है, आप ये समझ लीजिए किसने बीमा काम किया सीधे, तो उस व्यक्ति का नाम है भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने करा है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति का साल भर के अंदर मुक्त होगा। अभी तक 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। जो हमारी माताएं बहनें जो जंगलों में लकड़ी लेने जाती थी, उनको इस समस्या से निजात दिलाने का काम, उनको धुएं से उनके आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है, तो भारत मां के लाल। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। राष्ट्रीय सरस मेला में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान तमाम उपलब्धियों को गिनाया गया है। अपनी सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का भी जिक्र किया। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का आज सहारनपुर का दौरा। मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। बड़ी जानकारी है, गृह मंत्री यूपी वासियों को आज नई सौगात दे सकते हैं। तो जनता रोड पर शिलान्यास कार्यक्रम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने अभियान शुरू करने में जुट गए हैं और तमाम कोशिशें की जा रही है। बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में बनी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सहारनपुर पहुंचे हैं। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सहारनपुर पहुंचे अनूप चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। अनूप, सहारनपुर में आज सीएम योगी और गृह मंत्री क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर हो रहे हैं, और जानकारी दीजिएगा कि जो सफलता उन्हें मिल पाएगी सहारनपुर में, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 2022 का जो है खिलाफ फतह करने के लिए सत्ता में दोबारा वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। तमाम तरह के दौरे हो चुके हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, राजनाथ की बात की जाए या अमित शाह की बात की जाए जो केंद्रीय गृह मंत्री है। आज उनका पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में दौरा है। वो वहां पर मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो है वो जनसभा को जो है संबोधित करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने उनकी सरकार ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी में कितने लोगों को, कितने युवाओं को नौकरी दी और क्या क्या किए हैं, विकास के कार्य किए हैं यूपी में। और जब अगली बार जब 2022 में जब चुनाव जब उनकी सरकार बनती है तो और क्या क्या वो काम करेंगे, ऐसा वो काल तैयार कर सकता है जिसको वो जनता के बीच में ले जाएंगे। फिलहाल तो आज वहां मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। फिलहाल आपकी आवाज हम आप तक नहीं पहुंच पा रही है अनूप। यूपी में आज जो है जी आवाज है हमारी? हाँ अनूप, आवाज आ रही है आपकी जी। यूपी में आज रैली का जो है बड़ा इवेंट है। आज जो है एक तरफ जो है योगी और अमित शाह जो है सहारनपुर में गरज रहे हैं, तो जो है अखिलेश यादव है लालपुर में, वो वहां पे विजय यात्रा निकाल रहे हैं। और तीसरी और जो है कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी, वो जो है प्रतिज्ञा यात्रा मुरादाबाद में निकाल ली। तो सारा का सारा सभी पार्टी का फोकस यूपी के 2022 के चुनाव को पता करने के लिए। तो भाजपा भी ऐसे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, बीजेपी कसर नहीं छोड़ना चाहती। तमाम कोशिशें की जा रही है। अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अखिलेश यादव 3 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर, तो सपा प्रमुख बुंदेलखंड के दौरे पर बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव का विजय रथ ललितपुर पहुंचा है। अखिलेश यादव ने रोड शो और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कल झांसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर पहुंचा गया है। 3 दिवसीय दौरा है उनका। जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है जमीन तलाशने की 2022 के लिए। तो सभी दल लग चुके हैं पूरी कोशिश के साथ। अब सपा प्रमुख भी बुंदेलखंड की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। कमर कस ली गई अखिलेश यादव की ओर से। तो दौरे के पहले दिन बांदा और महोबा में बड़ी भीड़ जुटाकर विपक्षी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया। और वहीं ललितपुर में विजय रथ पर सवार होकर जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नहीं हो गया पेट्रोल, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे,
हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है, और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे आप? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना। इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। बताओ, लाइन में लग करके वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और यहां तो किसानों की जान चली गई। कोई सोच सकता है कि खाद के लिए किसान निकले हों, खाद न मिली हो, उन्हें जान देनी पड़ी हो? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पर किसानों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। आज किसान के सामने संकट है, दो फसल नहीं पैदा कर पा रहा है, खेत को पानी नहीं, घर को प्यास नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग कह करके जा रहे हैं, अभी जो डैम उद्घाटन भी हुए हैं, ये उद्घाटन के उद्घाटन हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में 2 फसल ले लें। और 2 फसल जिस दिन ले लेंगे, उसी दिन हमारा बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा, उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकल। तो अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पे निकल गए। बुंदेलखंड उनके लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 2017 में एक भी सीट यहाँ पे सपा को नहीं मिली थी, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है अखिलेश यादव के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उनका बयान है कि सम्मान के साथ वापस लौटेगा किसान, ये नरेश टिकैत की ओर से कहा गया है। दरअसल राकेश टिकैत के भाई और किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली के बॉर्डर से सम्मान के साथ उठेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की 90% बात मान ली है, बाकी 10% बात भी अगर सरकार मान ले तो किसान वापस अपने घर आ जाएंगे। किसान नेता नरेश टिकैत की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है और देखा जा रहा है लगातार जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी किया। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास भी हो गया। और उसके बाद हालांकि किसानों की तरफ से देखा जा रहा है कि रुख नरम नहीं किया जा रहा, लगातार कहा जा रहा है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा। और नरेश टिकैत की ओर से अब कहा गया है कि अगर सरकार उनकी बाकी बातों को भी मान लेती है तो सम्मान के साथ वापस लौट जाएंगे किसान। हालांकि कयास लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। और फिलहाल कोई 4 तारीख में उसकी बात हो रही तो हो जाएगी। सरकार लगातार बैकफुट पर आ रही है, किसान अभी भी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर है। सरकार को क्या बैकफुट पाने की वो है बातचीत? बैकफुट का है तो समझौता है, तो जो समझौता कर रहे, जो किसानों का हक है उसका वो कर रहे, कोई एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं किसानों पे। बॉर्डर पर जो किसान है उन्हें वापस आ जाना चाहिए अपने घर, या नहीं आ जाएंगे वापसी, तो वहाँ कोई खुशी में थोड़ा ही बैठे आ जाएंगे। तो ये तो 90% तो निमट ही ली बात, 10% रहे, 10% भी 4 तारीख में साथ हो जाएगी बात, तो उठ जाऊंगे, इज्जत के साथ में उठेंगे।
उधर पंजाब में चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। तो पंजाब आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव है पंजाब में। पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम और दिल्ली के डिप्टी सीएम लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा कर रहे हैं। तो सीएम केजरीवाल ने पठानकोट में शुरू कर दी है तिरंगा यात्रा। केजरीवाल ने पंजाब वासियों को 4 गारंटी भी दी है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। विपक्षी बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम और दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पठानकोट में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है और इस दौरान देखा जा रहा है तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है। तिरंगा यात्रा से राष्ट्रवाद की अलख जगाई जाएगी। लगातार उनकी तरफ से घोषणाएं की जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के। तो पंजाब चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है। तैयारियां तेज कर दी गई है और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी इस बार दौरे पर पहुंचे हैं। चलिए आगे रुक करते हैं। आपको बता दें 5 आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल कुछ देर पहले बटाला शहर में ज्वेलर की दुकान पर कत्ल करने वाले लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस मामले में एक आरोपी करण को बटाला पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दावा किया कि उस वारदात को अंजाम देने वाले 8 नौजवान आए थे। इनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 32 बोर का देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक बटाला ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਿਊਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਗਾਰਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फॉर्मल अरेस्ट पाई। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।